नाउ सी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है, राइट। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे फोर्स और उसके क्या कौन कौन से लॉज ऑफ मोशंस होते हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाइड होता है तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए आपके पास रेस्ट और मोशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। आई थिंक आपको मालूम होगा रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। फोर्स जो है ये उसी से रिलेटेड है। फोर्स का मतलब होता है आपके पास कि देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की अगर हम पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मूविंग कंडीशन में है, देन इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको उसकी अगर रेस्ट की पोजीशन को चेंज करना है या मोशन की पोजीशन को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नेसेसरी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है। और उस नेसेसरी एक्शन को हम जो है या तो उसके ऊपर कुछ उसको धक्का देंगे, उसको खींचेंगे अपनी साइड, या उसमें पुश करेंगे या उसको पुल करेंगे। तो ये जो पुश और पुल का ये नेसेसरी एक्शन होता है, जिसके कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज जो आता है, उसी चेंज को हम फोर्स कह देते हैं। तो फोर्स आपके पास एक सिंपल सा एक वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसकी शेप में, उसके साइज़ में, उसकी डायरेक्शन में, उसके वेलोसिटी में, वट एवर अदर क्वांटिटी भी है, तो किसी भी चीज़ में अगर हम चेंज ला पा रहे हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द फोर्स। उस फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स कहते हैं। तो फोर्स आपके पास सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो फोर्स का मतलब होता है वो एक्शन जिसके कारण से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, शेप, साइज में चेंज आएगा। तो अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना है, अगर मुझे उसको फिजिकल लैंग्वेज में उसकी मुझे डेफिनेशन देनी है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि फोर्स को लिख सकते हैं इट इज दैट फिजिकल quantity it is that physical quantity due to which a change take place in shape, size, position, velocity, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके कारण से किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, शेप में, साइज में, उसकी वेलोसिटी में, उसकी डायरेक्शन में आप चेंज ला सकते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब फोर्स को मेजर्ड किस तरह से किया जाता है, तो ये अभी आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बाकी हम इसी फॉर्मूले को आगे ड्राइव करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आया। तो आप सिंपल याद रखिए, द फोर्स इज मेजर्ड या फोर्स इज measured by using relation। ये रिलेशन हम लिखिए F इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, वेयर m is equal to mass and a is equal to एक्सीलेशन। अब प्रीवियस चैप्टर में आप एक्सीलेशन क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, मास आपको मालूम है। तो अगर हम इसको देखें, मेजर अगर फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहें तो फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए से। अब आ जाता है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होती है, देखिए F इज इक्वल टू मास। मास को मेजर किया जाता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, केजी में, और एक्सीलेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी यूनिट को हम कह देते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन जो यूनिट होती है, कैपिटल एन से भी आप इसको डिनोट करते हैं, तो न्यूटन जो होती है ये यूनिट होती है आपके पास फोर्स की। तो फोर्स, ये आपके पास फोर्स का इंट्रोडक्शन था कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स मैंने आपको बता दिया कि फोर्स वो नेसेसरी एक्शन है जो किसी भी बॉडी में अप्लाइड किया जाता है उसकी शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन या वेलोसिटी को चेंज करने के लिए।
उस क्वांटिटी को हम फोर्स कह देते हैं। अब क्या कंडीशन अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड करते हैं तो क्या वो ऑब्जेक्ट ज़रूरी है कि मूव ही करेगा, या उसकी शेप साइज में ही चेंज आएगा, या उसकी डायरेक्शन ही चेंज होगी, या उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं लेकिन उसकी बॉडी में कोई चेंज ना आए, या अगर हमने फोर्स अप्लाइड किया तो उसकी बॉडी में चेंज आएगा? तो फोर्स को जो है आपके पास बेसिकली अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स जो है हमारे पास वो दो तरह से अप्लाइड होता है। एक तो होता है जब हम किसी बॉडी को कांटेक्ट में आते हैं, यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना चाह रहे हैं तो उस व्हीकल के आगे उसके कांटेक्ट में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बस आ रही है, कोई साइकिल है, उस साइकिल को आप रोकना चाह रहे हैं तो आप पीछे से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करिए, उसको खींचिए तो वो एकदम से रुक जाएगा। या किसी ऑब्जेक्ट को अगर बॉल आ रही है, फुटबॉल है, उसको अगर रोकना है तो आप उस पर हाथ से उसको रोक सकते हैं, यानी आप उसको उसके कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे बिना कांटेक्ट के ही फोर्स अप्लाइड होता है। तो यानी फोर्स को जो है अगर मैं देखूँ तो फोर्स को मैं दो कैटेगरी में एक तरह से डिवाइड कर रहा हूँ सिंपल वे में फोर्स को। एक तो हो गया आपके पास कांटेक्ट फोर्स, और एक हो गया आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखिए कांटेक्ट फोर्स का मतलब वो फोर्स हो गया जो जनरली आप अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे आपके पास अभी अगर मैं इस पेन से लिख रहा हूँ कॉपी पे, तो मैं पेन के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ और इसी कारण से इस कॉपी के ऊपर मूव कर पा रहा है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। मुझे इस पर डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आना पड़ रहा है। एक फुटबॉल है, फुटबॉल अगर मुझे रोकना है तो उसके कांटेक्ट में मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा टाइप का जो फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट का यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको लिख दूँ। नॉन कॉन्टैक्ट में देखिए आपके पास, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आप सिंपली यहाँ पे ये देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंके तो वो अपने आप नीचे को ही आएगा। ये बिना किसी कांटेक्ट के वो अपने आप बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। रेन ड्रॉप ऊपर से सीधा नीचे आती है बिना किसी कांटेक्ट के। बॉल ऊपर को फेंकिए वो बॉल एकदम से नीचे को ही आएगी। तो वो नीचे को क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें ग्रेविटी जो है एक फोर्स अप्लाइड करती है। और अब ग्रेविटी का जो है बॉल के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, लेकिन बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको हम कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आ जाएगा इसमें मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब हो गया आपके पास मैग्नेट, आप सब लोगों ने देखा ही है, और मैग्नेट में आपको मालूम है कि मैग्नेट जो से जो होता है हम आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी अगर मैग्नेट के चारों तरफ कुछ डिस्टेंस पे अगर आप आयरन रखें तो मैग्नेट जो होगा, अगर आप थोड़ा डिस्टेंस पे मैग्नेट को रखेंगे देन मैग्नेट विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। जो मैग्नेट होता है वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर देता है, तो वो कहलाता है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। तो इस टाइप के जो फोर्सेज होंगे, यानी जहाँ पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं बॉडी के, विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कांटेक्ट, अगर आप उसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं और फोर्स अप्लाइड हो जाता है, उसका इफेक्ट आपको पता चलता है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स को जो था आपके पास, उसको मैंने दो वे में डिवाइड किया जनरली, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब जहाँ पे हमें किसी बॉडी में शेप साइज पोजीशन या वेलोसिटी में चेंज लाना है, तो मुझे उसके ऊपर जो है उसके कांटेक्ट में, हम लोगों को उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, और तभी जाके जो है वो फोर्स अप्लाइड हो पाएगा, यानी उसका इफेक्ट हो पाएगा। अगर फुटबॉल मूव कर रही है और उसको आपको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, तब जाके फुटबॉल रुक पाएगी। तो इस टाइप के जो फोर्स हुए कांटेक्ट होंगे। नॉन कांटेक्ट का मतलब होगा जहाँ पे आप कांटेक्ट में नहीं आएंगे बॉडी के, और बॉडी के ऊपर इफेक्ट फोर्स का इफेक्ट होगा। जैसे मैग्नेट है, उसके आसपास आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर दीजिए, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप मैग्नेट क्लोज लेके आएंगे, आयरन फिलिंग्स ऑटोमेटिकली कुछ डिस्टेंस से अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपने मैग्नेट्स को उसके साथ टच नहीं किया, लेकिन आयरन अपने आप मैग्नेट साइड को बढ़ रहा है, तो ये जो फोर्स होगा ये कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका आपने, वो अपने आप नीचे आता है। अर्थ उसके ऊपर कोई कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स जो होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स को हमने बेसिकली दो में देखा कि फोर्स था क्या, और फोर्स में दो टाइप से हो गया, एक कांटेक्ट हो गया, एक नॉन कांटेक्ट हो गया। ठीक है, अब आता है कि अगर थर्ड कंडीशन हमारी क्रिएट होती है, ये तो था कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। अब अगर आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हमने फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या वो ऑब्जेक्ट ज़रूरी है कि मूव ही करेगा या स्टॉप हो जाएगा?
तो इसी बेस पे जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव नहीं कर पाता। वो मूव क्यों नहीं कर पाता, उसके पीछे कारण ये है कि जो फोर्स जो है उसके ऊपर जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स जो अप्लाइड होता है, वो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जीरो हो जाता है। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड करता हूँ तो जो रिजल्टेंट होगा उस फोर्स का, जितने फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट जीरो आएगा। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ये सपोज करिए आपके पास एक क्यूबॉइड है। इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ पे देखिए, अब मैं इसमें फोर्स अप्लाइड करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको एक टेबल के ऊपर रख लिया, ये मेरी बॉक्स है सपोज करिए, और इस टेबल के ऊपर आपने इस बॉक्स को रखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि ये एक फोर्स तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो ये W होता है, डेट इज, इसको हम कहते हैं W मीन्स वेट ऑफ बॉडी। दूसरा हो जाएगा इसमें अपवर्ड एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है बॉडी के ऊपर, डेट इज नोन एज द R। इसको हम कैपिटल लिखें, R इज नोन एज अ रिएक्शन। ये होता है रिएक्शन, और ये बॉडी द्वारा एग्जर्टेड होता है, एक्सर्टेड बाय बॉडी, एक्सर्टेड बाय, यहाँ बॉडी हमारी ये है, तो ये होगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन R। अब यहाँ पे आगे आपके पास एक फोर्स ये F इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स ये F इस डायरेक्शन में। अब देखिए आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन R ये फोर्स है, एक फोर्स इस डायरेक्शन बॉडी के लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में बॉडी के लग रहा है, एक फोर्स या वेट जो है वो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम इन सब पे देखें तो ये जो टेबल होगा आपके पास ये मूव नहीं करेगा। ये टेबल मूव क्यों नहीं कर रहा, ये बॉक्स सॉरी मूव क्यों नहीं कर रहा, ये बॉक्स मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो R लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी के अगेंस्ट में वेट ऑफ बॉडी जो है वो डाउन में लग रहा है, वो इसको बैलेंस कर रहा है। इसी तरह से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लग रहा है, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो, मीन्स जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो बॉडी में लग रहा है वो अगर जीरो हो जाए, यानी यहाँ 1 2 3 4 अगर मैं इसको मान लूँ, 1 ये मैं 2 मान लेता हूँ, ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे देखिए चारों फोर्सेस जो लग रहे हैं इन सबका जो रिजल्टेंट बॉडी पे लग रहा है वो इक्वल टू जीरो आ रहा है। और वो जीरो आने के कारण जो कंडीशन क्रिएट हो रही है उसी कंडीशन को हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। और इस बैलेंस कंडीशन के कारण से बॉडी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन होती है आपके पास जब हम फोर्स में बॉडी में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू मूव द बॉडी, तो बॉडी में फोर्स बैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स बैलेंस्ड होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो बैलेंस फोर्स की और क्या कंडीशन होती है, पहले बैलेंस फोर्स लिख लेते हैं इसको। तो बैलेंस्ड फोर्स, देखिए बैलेंस फोर्स का मतलब हो गया इफ रिजल्टेंट ऑफ, अगर ये डिफाइन करने के लिए आता है तो आपको इस तरह से लिखना है इसको, इफ द रिजल्टेंट ऑफ if the resultant of all the forces acting on a body is zero। रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है यानी उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो जितना भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन सबका रिजल्टेंट जीरो होगा, इज जीरो, देन it is known as बैलेंस्ड फोर्स। यानी जो फोर्स बॉडी में एक्ट करेगा उस समय वो बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स क्या है आपके पास, ये आपको इसमें से पता चल गया कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे बैलेंस्ड फोर्स के। पहला पॉइंट आप इसमें नोट करके चलेगा, फर्स्ट पॉइंट में, कि जो रिजल्टेंट अगर बॉडी का वो जीरो हो जाता है, अगर उसमें फोर्स उसमें जीरो हो जाएगा आपके पास, तो बॉडी जो होगी आपके पास वो मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करने का मतलब हो गया आपके पास कि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो या तो कांस्टेंट होगा या वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, दो चीज़ें, दो कंडीशंस क्रिएट होंगी। पहली कंडीशन में ये है आपके पास कि वो अगर बॉडी के ऊपर बैलेंस कंडीशन में फोर्स लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फोर्सेस सारे बैलेंस्ड हो गए, तो ये फोर्स बैलेंस होने बॉडी मूव नहीं करेगी। एक कंडीशन तो ये क्रिएट हो सकती है। दूसरी कंडीशन उसमें ये क्रिएट होगी
कि अगर उसमें बॉडी में बैलेंस फोर्स लग रहा है तो बॉडी जो होती है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, यानी उस समय उसके एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगी इफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि व्हेन बैलेंस फोर्स act on a body moving with constant velocity, there will be no change. देयर विल बी नो चेंज का मतलब हो गया आपके पास कि अगर कोई बॉडी के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उसका एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन में कोई चेंज आपको मालूम है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देयर विल बी नो चेंज इन इट्स एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जो होगा उसका वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये कंडीशन आपको इस बैलेंस फोर्स के केस में आपको ये याद रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि जो बैलेंस फोर्स होता है उसके कारण से कोई भी मोशन नहीं होगा, यानी रेस्ट में अगर कोई बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो इट रिमेन इन पोजीशन ऑफ द रेस्ट। इट मीन्स दैट इज, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स cannot produce motion in stationary body। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि बैलेंस फोर्स होता है वो मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा स्टेशनरी बॉडी के, यानी अगर कोई बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में है, तो अगर उसमें बैलेंस फोर्स आप लगा रहे हैं तो उसी कारण से उसमें कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगी आपके पास। ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन स्टेशनरी बॉडी। अब इसके साथ एक और कंडीशन क्रिएट होती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा और आप वो स्टॉप भी नहीं होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है मीन्स इट रिमेन इन ए पोजिशन ऑफ मूविंग कंडीशन, यानी वो मूव ही करती रहेगी। तो बैलेंस फोर्स अगर बॉडी में लगता है तो उससे कारण से बॉडी की जो है वो रेस्ट में भी नहीं आ सकती, यानी वो स्टॉप नहीं हो पाएगी आपके पास। तो आप ना उसकी आप शेप चेंज कर सकते हैं आप उसकी जो है वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकते और आप उसको चेंज रेस्ट कंडीशन में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। बैलेंस फोर्स अगर किसी बॉडी में लगता है तो उसमें ये पॉइंट्स आपको नोट करके चलने हैं। अब आ जाता है आपके पास इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये डे टू डे लाइफ में आपको मालूम है, जैसे मैंने ये पेन रखा है, इस पेन में मैं अगर इधर और इधर से दोनों साइड से देखिए इससे मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ तो ये पेन अपनी जगह पे ये मूव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं मूव कर पा रहा? क्योंकि मेरे दोनों फिंगर्स जो हैं इसके ऊपर देखिए यहाँ पे, अब ये फोन ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि मैं दोनों साइड से इसमें फोर्स लगा रहा हूँ और ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण से एक बैलेंस कंडीशन क्रिएट हो रही है और इसके कारण से ये बॉडी मूव नहीं करती। तो अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कांस्टेंट बॉडी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। तो ये आपने चीज़ें नोट करके चलनी है कि बैलेंस फोर्स कंडीशन में ये होगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो बैलेंस फोर्स की जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि ऑल द रिजल्टेंट फोर्स, जितने भी रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस किसी बॉडी में लगेंगे वो बैलेंस कंडीशन में रखेंगे बॉडी को, उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 आएगा। तो ये आपके पास बैलेंस्ड फोर्स हो गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास आता है दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स यानी अब आपके पास सपोज करिए दूसरी कंडीशन चेंज हो जाती है, मतलब अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं अगर उनका रिजल्टेंट 0 नहीं आता है तो ऑब्वियसली अगर इसकी जस्ट रिवर्स कंडीशन होगी, अगर उनका रिजल्टेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा और बॉडी जो होगी अपनी जगह से मूव कर जाएगी और इस टाइप की जो कंडीशन होगी इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस कंडीशन। तो इसमें आप लिखेंगे
if the resultant of all the forces acting on body इज नॉट जीरो, यानी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सबका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था इस सारी कंडीशन का फोर्स जीरो है, देन जितने फोर्स लगे जीरो था अभी तक। अब हमारे पास अगर इनका जीरो ना हो, जीरो नहीं होने का मतलब है बॉडी जो होगी आपके पास वो मूव कर जाएगी। या दिस कंडीशन नोन एज द अनबैलेंस फोर्स, इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन पहले क्या है, जब फोर्स जीरो नहीं होगा तो उसमें कुछ इफेक्ट होगा, उसमें कुछ इफेक्ट होने के कारण से बॉडी जो होगी आपके पास वो मूव कर जाएगी। यानी आपके पास अनबैलेंस फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी और कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। दोनों चीज़ें हो सकती है, स्टेशनरी बॉडी को भी वो मूव करवा सकती है और मूविंग बॉडी को भी वो स्टॉप करवा सकता है। तो वो कंडीशन कहलाता है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो फोर्सेस आपके पास क्या था ये हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि फोर्स क्या चीज़ थी, फोर्स को कैसे करके मेजर करेंगे, फोर्स में कौन कौन से फोर्सेज आ गए आपके पास। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें से याद होनी चाहिए। तो ये आपके पास था फोर्स, पहला टॉपिक है इसका फोर्स मैंने आपको बता दिया कि फोर्स किस फॉर्म में होता है। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच ए चेंज टेक प्लेस इन शेप, साइज, पोजीशन, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स को मेजर कर सकते हैं, F=ma से ये फॉर्मूला होगा इसको फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। एम मास होता है, ये एक्सलेशन होता है। यूनिट की बात करें तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और इसको दिया जाता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स को हमने दो डिवाइड किया, दो कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट मतलब जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे बॉडी के, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब बिना बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड होगा और एक्शन टेक प्लेस करेगा। फोर्स को फिर हमने आगे फर्दर डिवाइड किया बैलेंस्ड और अनबैलेंस कंडीशन में। अगर किसी बॉडी में, जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर चारों फोर्सेज अगर बराबर हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उनका जीरो आ जाएगा और रिजल्टेंट बॉडी में जो फोर्स होगा वो आपके पास बैलेंस कंडीशन कहलाती है और इस कारण से बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, यानी कोई भी चेंज टेक प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरा आता अनबैलेंस का मतलब हो गया कि बॉडी में अगर फोर्स लग रहा है तो उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो नहीं है। अगर वो जीरो नहीं है तो बॉडी जो कि मूव करेगी और उसके कारण से उसकी जो वेलोसिटी होती है बॉडी की वो चेंज हो सकती है। स्टेशनरी बॉडी मूविंग कंडीशन में आ सकती है, मूविंग कंडीशन को बॉडी को हम स्टेशनरी कंडीशन में ला सकते हैं। तो ये था आपके पास फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स।